मान लो आप 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हो और उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो जहां पर आपका 8 लाख रुपए का बिल आता है। अब कायदे से तो पूरे के पूरे 8 लाख रुपए उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने हॉस्पिटल में देने चाहिए, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो तो सिर्फ 3,20,000 रुपए देंगे, बचे हुए 4,80,000 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे। अब यहां पर आपको लगेगा कि भैया ये तो स्कैम हो गया। अब है तो स्कैम ही, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा। वो आपको बताएंगे कि सर आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रखा है ना, उसमें आपका पर डे रूम रेंट लिमिट है 5,000 रुपए, लेकिन जिस रूम में आप रुके थे वो तो 10,000 रुपए पर डे था, तो इस हिसाब से आपके बने 50,000 रुपए। तो हम तो 5,000 रुपए पर डे ही दे सकते हैं। अगर आप 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो इस हिसाब से हम आपको 25,000 रुपए ही रूम रेंट के देंगे। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है 25,000 रुपए काट लो, 25,000 जेब से दे दूंगा, बाकी तो दो। तब वो आपको कहेंगे कि ना जी ना, ऐसा नहीं होता। आपकी रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपए है, आप रुके थे 10,000 रुपए वाले रूम में, तो उसमें आपका खर्चा भी तो ज्यादा हुआ ना। तो क्योंकि आपकी जो रूम रेंट लिमिट थी वो आपके रूम रेंट से 50% थी, तो हर चीज का जो खर्चा है वो हम आपको 50% ही देंगे। यानी मान लो सर्जरी में 4 लाख रुपए लगे हैं तो उसका 50% और बाकी सारे जो खर्चे हैं उसका 50% आपको दिया जाएगा। तो यहां पर हिसाब क्या बनता है? हिसाब बनता है कि 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तब वो आपको बोलेंगे कि हम इसका 50% ही देंगे, यानी 4 लाख रुपए। अब आप यहां पर भी कहोगे कि यार ये तो गलत हो रहा है, बट सारी चीजें आपकी पॉलिसी में लिखी हुई होंगी और यहां पे आपको लगेगा ठीक है 4 लाख रुपए तो दो। फिर वो बोलेंगे कि एक बात थोड़ी सी बतानी और रह गई है। वो कहेंगे कि आपने जो पॉलिसी ले रखी थी ना, उसमें 20% कोपे भी था, यानी इस पॉलिसी का जो अमाउंट है उसका 20% आपने देना है। तो 4 लाख का 20% होता है 80,000 रुपए, तो इस हिसाब से आपको 80,000 रुपए और देने होंगे, यानी आपका 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ और इंश्योरेंस कंपनी आपको 3,20,000 रुपए देगी और 4,80,000 रुपए आपको अपनी जेब से ही भरने पड़ जाएंगे। अब ये सब होने के बाद आपको लगेगा कि भाई जब इतने पैसे मुझे अपनी जेब से ही देने पड़ रहे हैं तो फिर मैं पूरे ही पैसे दे देता। इतने सालों से मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों पे कर रहा हूं? यानी ऐसी पॉलिसी जिसमें ये सारे झंझट हो और आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएं, उस पॉलिसी को तो ना लेना ही बेहतर है। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप बाय कर रहे हैं, उसको बाय करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, मैं अब आपको उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूं। अगर आपने इंश्योरेंस बाय कर रखा है तो एक बार चेक कर लेना कि भाई ये सारी चीजें उसमें हैं या नहीं है, और नहीं बाय किया है, बाय करने की सोच रहे हो, तो मैंने नीचे आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रखा है, वहां पर ये सारी चीजें हैं या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। और चेक करना क्या क्या है अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप बाय कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें क्या क्या चीजें हर हाल में होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो है को पेमेंट। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो उसमें नो कोपे होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी 10% 20% का कोपे है तो इसका मतलब है कि भाई इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से पॉलिसी में लिखा है। इसकी जगह पर हो सकता है ये लिखा हो कि 100% पेमेंट विल बी पेड बाय द इंश्योरर। अगर ये भी लिखा है तो इसका मतलब कोई भी कोपे नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज आपने जो चेक करनी है वो है रूम रेंट लिमिट, यानी आपकी कोई रूम रेंट लिमिट तो नहीं है कि 5,000 पर डे वाले रूम में ही आप रह सकते हैं। एक्चुअल में कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए और यहां पे लिखा होना चाहिए एनी कैटेगरी या फिर नो रूम रेंट लिमिट। इसके बाद तीसरी चीज आपने देखनी है कि हर डिजीज के हिसाब से अलग अलग लिमिट ना हो, कि ऐसा है कि कैंसर हुआ तो हम इतना ही देंगे, अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ तो इतना ही देंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसके बाद चौथी चीज आपने देखनी है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। देखिए कई बार ऐसी बीमारी होती है जिनके लिए आपको पहले टेस्ट करवाने होते हैं, बाद में भी कई तरह के खर्चे होते हैं, तो ये सारे खर्चे भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में ही कवर हो। तो इसके लिए आपने देखना है कि कम से कम प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 30 to 60 डेज का होना चाहिए, इतना तो हो, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज के आसपास हो तो बेटर रहेगा, इससे आपकी जेब पे बोझ नहीं आएगा। इससे अगर मान लो कि पहले आपने कोई खर्चा कर लिया अपनी जेब से तो वो भी आप इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद पांचवी चीज होती है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी भी डिजीज के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड ना हो, क्योंकि ऐसे में लोग ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ स्कैम करना शुरू कर देंगे। बट आपने ऐसी पॉलिसी देखनी है जिसके लिए वेटिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए और बहुत कम ही डिजीज के लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सारी डिजीज में ही वेटिंग पीरियड लगा रखा हो। तो ये वेटिंग पीरियड जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा तो उस तरीके के इलाज को करवाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकना पड़ेगा या उसके बाद ही आप वो इलाज करवा सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी डिजीज होती है, जैसे मान लीजिए आपको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, तो यहां पर लोग क्या करेंगे कि भाई प्रॉब्लम तो पहले से चल रही है, फिर इंश्योरेंस करवा लिया और फिर उससे इलाज किया, तो ये तो उनके साथ स्कैम हो जाएगा ना। तो इसलिए इन केस में वेटिंग पीरियड होता है,
जो कि जस्टिफाइड है। लेकिन मान लो एक्सीडेंट में वेटिंग पीरियड लगा रखा है तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपने पहले देख लेनी है। नेक्स्ट आपने देखना है कि जो पॉलिसी आप बाय कर रहे हैं उसमें डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होने चाहिए, क्योंकि कई ऐसी डिजीज होती है जिनके लिए आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे में उसका इलाज हो सकता है, उसका ऑपरेशन हो सकता है। जैसे आईज का एग्जाम्पल ले लें तो उसका जो ऑपरेशन है वो 2 घंटे में होने के बाद आपको रिलीज कर दिया जाता है। तो वो सब भी उसमें कवर होना चाहिए। और फाइनली उसमें रेस्टोरेशन बेनिफिट भी होना चाहिए, ताकि एक बार मान लीजिए आपने पॉलिसीज यूज कर ली और उसके बाद सेम ईयर में आपको दोबारा से जरूरत पड़ रही है तो तब भी आप उस पॉलिसी को यूज कर पाए। तो ये चीजें तो आपके इंश्योरेंस में होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो चीजें हो तो बेटर रहेगा, ये आपके ऊपर है कि आपको उन्हें लेना है या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। मान लीजिए आपने 1 साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया और भगवान करे आपको जरूरत भी ना पड़े, तो इस केस में आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलना चाहिए और नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो बेटर रहेगा। दूसरा है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में हेल्थ चेकअप भी है तो आप अपना फ्री में चेकअप करवा सकते हैं और कोई डिजीज अगर होने वाली है तो वो आपको पहले ही पता चल सकती है, जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से भी आप बच जाएंगे। इसके बाद तीसरा है कंज्यूमेबल्स वगैरह, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हाथ में ग्लव्स पहन रहा है, पीपी किट वगैरह है, तो ये सब भी कवर होनी चाहिए। इसके बाद चौथा है होम ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए कुछ केस में जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता, वहां नहीं रह सकता, उसको घर में ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो भी कवर हो तो बेटर रहेगा। जैसे डायलिसिस वगैरह के केस में घर में भी डायलिसिस हो जाता है, तो ऐसी सर्विसेज भी होनी चाहिए। और फाइनली 5वें नंबर पे है कि अगर उसमें आयुष ट्रीटमेंट भी कवर हो, यानी जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी एक्सेट्रा, तो वो बेटर रहेगा। अब ये चीजें तो पॉलिसी में होनी चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से कुछ और भी चीजें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। जैसे सबसे पहला है कैशलेस फैसिलिटी। मतलब जिस इंश्योरेंस को आप बाय कर रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, बाद में आपको वो पैसा वापस मिलेगा। इसकी जगह पर हमेशा देखिए कि जो पॉलिसी आप बाय कर रहे हैं, आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपको जाना पड़ सकता है, उस हॉस्पिटल के साथ उस इंश्योरेंस पॉलिसी का टाई अप हो, जिसके बाद आपको पैसे ना देने पड़े, वो अपना आपस में भिड़ लें। दूसरी चीज आपने देखनी है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपका क्लेम ही पास नहीं करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो 99.9% क्लेम पास कर रही है या 98% भी पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 98 लोगों को क्लेम मिल रहा है। बट कोई पॉलिसी है जो मान लो 90% है या उससे भी कम पास कर रही है, तो इसका मतलब थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर केस में वो पास ही नहीं करेंगे और आपको हो सकता है कि फिर लीगली जाना पड़े। तो ऐसी प्रॉब्लम भी ना आए, इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लीजिए। तीसरा हमने आपको बताया कि वेटिंग पीरियड जरूर देखिए कि वेटिंग पीरियड होगा, लेकिन कौन सी बीमारी के लिए कितना वेटिंग पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको सरप्राइज ना मिले। और चौथा, उसकी जो रिन्यूएबिलिटी है वो भी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60 साल की आपकी एज हो गई उसके बाद वो रिन्यू ही ना करे, जबकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत तभी पड़नी थी। इसके बाद प्रीमियम वगैरह भी देख लीजिए कि अभी तो ठीक है इतना प्रीमियम पड़ रहा है, लेकिन अगले साल कितना पड़ेगा, उसके अगले साल कितना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद फाइनली अगर आप किसी इंश्योरेंस को बाय करना चाहते हैं तो अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आप पॉलिसी बाजार से बाय कर सकते हैं। यहां पर आपको पहले ही फिल्टर लगाने का ऑप्शन आता है, आप कितना कवर लेना चाहते हैं, क्या क्या पॉलिसी में बेनिफिट होने चाहिए, कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो। इसके लिए आप अगर ये वाला फिल्टर चूज कर लेंगे तो आपको सारी पॉलिसी वही दिखेंगी जिसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। यहां पर हमने सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसमें से कुछ भी हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको ऊपर की चीजें दिखाना चाहते थे, इसलिए यहां पर स्क्रीनशॉट में ये आ रखा है। तो मेन है कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको फिल्टर लगाने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपने ये फिल्टर लगा लिया तो कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होगी। आप कितना कवर लेना चाहते हैं वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 से 24 लाख तक का लेना चाहते हैं, वो आपने पहले ही सेट कर लिया। उसके बाद आपको सबसे कम प्रीमियम लेना चाहिए या फिर कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क जिसका अच्छा चाहिए वैसा फिल्टर लगाना है, तो वो सारे फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर चीजें उस स्कीम में है या नहीं, तो आप उस स्कीम को ओपन कीजिए। जैसे आप किसी भी स्कीम को ओपन करेंगे तो उसमें कौन कौन से कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे इसमें ये सारे कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे। फीचर्स की बात करें तो यहां पर देखिए इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.1% है। इसने अगर रूम रेंट लिमिट की बात करें तो इसमें सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, इसकी जगह पे कोई भी रूम कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा देखना है। तो मैं कोई दूसरी पॉलिसी दिखाता हूं जिसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो, तो
यहाँ पर हमें एक पॉलिसी दिखाई दे रही है। इस पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में इन्होंने 100% क्लेम पास किए हैं। यहाँ पर जो रूम रेंट लिमिट है कोई नहीं है, एनी कैटेगरी लिखा हुआ है। आप 10 लाख तक का कवर साल में कितनी भी बार ले सकते हैं। यहाँ पर रिन्यूएबल पर आपको बोनस भी दिया जाता है। 100% पेड बाय द इंश्योरर है, तो कोई भी कोपे नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर 60 डेज का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर 90 डेज का है। इसमें डे केयर ट्रीटमेंट भी है, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम भी है और एम्बुलेंस के चार्जेस भी हैं। और इसके अलावा इनके अंडर 11,610 कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं पूरे इंडिया में। इसमें फ्री हेल्थ चेकअप भी है, बट इसके अलावा एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए 3 साल का टाइम पीरियड दे रखा है और इनिशियल वेटिंग पीरियड भी है 30 डेज का। तो अगर आपको ये जमता है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अल्टरनेट मेडिसिन यानी आयुर्वेद वगैरह की बात करें तो वो भी 10 लाख रुपए तक है और बाकी भी ऑर्गन डोनर वगैरह भी यहाँ पर कवर है। मैटरनिटी कवर नहीं है, कुछ में ये भी होता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी बाय करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके इंश्योरेंस बाय करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलेगा, तो हमारे लिंक के थ्रू ही बाय कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।